देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देंगे सौगात। झाझरा में साइंस सिटी का निरीक्षण करेंगे तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को भी करेंगे रवाना। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में आज आ सकती है जांच रिपोर्ट। सीसीटीवी और कर्मचारियों के बयान शामिल। गड़बड़ी होने पर होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में विकास बनाम विनाश की जंग। हाईवे चौड़ीकरण के लिए कटेंगे 3000 पेड़। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का भारी विरोध। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार में पुलिस को बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। डोईवाला पुलिस और एसओजी को मिली कामयाबी। बाजपुर में खैर की लकड़ी तस्करी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। 17 तस्करों पर केस दर्ज। मनदीप सिंह गंभीर घायल, फायर सेंटर रेफर किया। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से ये खबर है, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम तय है। साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण करेंगे सीएम। आज सुबह 11:30 बजे विज्ञान धाम में निरीक्षण करने पहुंचेंगे। विज्ञान सेतु परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री STIP परिसंवाद में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को आज रवाना किया जाएगा। 3 बजे हर्रावाला स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। यह आज का मुख्य उनका कार्यक्रम। हर्रावाला से वेरावल के लिए रेल यात्रा रवाना हो जाएगी और इसको आज शुभारंभ सीएम की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे झाझरा स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण करेंगे और विज्ञान सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे सीएम हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंचकर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर वेरावल के लिए रवाना करेंगे। तो देखिए, आज सीएम धामी के कुछ मुख्य कार्यक्रम जिसको लेकर आज लोगों में काफी उत्साह है। स्टेप परिसंवाद में शामिल होंगे मुख्यमंत्री यानी STIP। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को भी आज रवाना किया जाएगा, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कुछ अन्य कार्यक्रम जो आधिकारिक तौर पर हैं। लगभग 3 बजे हर्रावाला स्टेशन से ये हरी झंडी दिखाई जाएगी सीएम की तरफ से, जिसके लिए लोगों को काफी इंतजार है और उत्साह भी बना हुआ है। तो देखिए, आज सीएम के कुछ कार्यक्रम आपके सामने हैं। कई कार्यक्रम होने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में आज वो हिस्सा लेंगे। तो इधर बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज चढ़ावा चोरी की जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। 4 सदस्यीय जांच समिति सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आएगा कि आखिर चोरी कितनी हुई है, कहां हुई है और कितने लोगों ने की है। सीसीटीवी कर्मचारियों के बयान जो है वो शामिल किए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई हो सकती है। ये संभावना है कि जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में हुए चढ़ावा चोरी मामले में आज जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। 4 सदस्यीय जांच समिति आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस जांच में सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयानों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो देखिए, जांच रिपोर्ट आने पर सख्ती से कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कुछ लोगों पर गाज भी गिरी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा जो आज सौंपी जा सकती है, ऐसी संभावना है। और रिपोर्ट में किन किन तर्कों पर कार्रवाई हुई है, क्या क्या वहां पर इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल। और कितने लोग इस प्रकरण में शामिल हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। क्योंकि एक तरफ अयोध्या मामले में भी जांच पड़ताल हो रही है। कई लोगों पर वहां पर जो है वो गाजगिरी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक जो उत्तराखंड का मामला है उसमें सीमित लोगों तक ये जांच का दायरा जो है पहुंचा है। लेकिन क्या धीरे धीरे आगे बढ़कर ये दायरा और बढ़ेगा? बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी का शक क्यों? देखिए, गिनती के दौरान चढ़ावा चोरी संभव मानी गई है। कुछ चीजें, अहम जानकारियां आपके सामने। चढ़ावे के रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगा है। ऑडिट नहीं होने का भी खुलासा सामने आया। सालाना 80 से 85 करोड़ चढ़ावा वहां पर चढ़ता है।
केदारनाथ में 17.68 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ता है बीकेटीसी के पास। ये तमाम प्रबंधन है। दोनों को मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है। हेमंत द्विवेदी बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं। सोहन सिंह रांगड़ बीकेटीसी के सीईओ हैं। देहरादून से बड़ी खबर, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और इसमें प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक चमोली पुलिस ने पकड़ा है। चमोली पुलिस ने प्रमोद को अरेस्ट किया है। ये सूत्र इस वक्त बता रहे हैं बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नौटियाल अरेस्ट किए गए हैं। ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है। प्रमोद नौटियाल के आसपास जो है वो गिरफ्तारी की तलवार पिछले कुछ समय से लटकती नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से कि इसको नौटियाल को जो है वो पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने, चमोली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया गया। हालांकि ये सूत्र अभी तक बता रहे हैं और जब तक इस पर कोई आधिकारिक का बयान नहीं आता तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक सबसे बड़ी अपडेट वो ये है कि नौटियाल को जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन लिया गया और मुख्यतः ये नौटियाल का नाम ही इस चढ़ावा चोरी के पीछे का बताया जा रहा है। और आप हैरान होंगे, कुछ दिन पहले भी चोरी का खुलासा हुआ है, यानी कुछ ही दिन पहले। और ये तमाम चीजें बताती हैं कि आखिर किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया, कितना पैसा वहां से गायब हुआ, क्योंकि भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचते हैं। हर साल हर वर्ष वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन जब चढ़ावा वहां पर चढ़ता है तो उन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं, प्रबंधन कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है जिन्हें नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब वो ही इसमें संलिप्त होते हैं तो उसके बाद भक्तों के सामने जो विश्वास, जो आस्था है वो भी कहीं ना कहीं नर्म पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है। जैसे अयोध्या में हुआ वैसे ही अब बद्रीनाथ में भी देखने को मिल रहा है। शुभांगी हमारी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं। शुभांगी, आज की सबसे बड़ी और मुख्य अपडेट यह है कि नौटियाल को गिरफ्तारी की खबर आई है सूत्रों के हवाले से। अभी क्या अपडेट है आपके पास और क्या वाकई में गिरफ्तार किया गया, और अगर किया तो क्या ये पूरा मामला किस दिशा में जाने वाला है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार जांच समिति जो है उस पर जांच कर रही थी और पुलिस प्रशासन भी लगातार प्रमोद नौटियाल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब से उन पर ये आरोप लगा तब से वो फरार चल रहे थे। और ऐसे में जो ये आरोपी कर्मचारी है प्रमोद नौटियाल, इनको पुलिस ने बताया जा रहा है कि कल देर रात करीब 11 बजे देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद अब ये बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जो है वो आरोपी को पूछताछ के लिए और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ कार्यालय लेकर जाने वाली है, जहां पर अब पूरी तरीके से पूछताछ होगी कि आखिर क्या कुछ वहां पर अभी तक देखने को मिला था और कितनी बार उनके द्वारा ये चोरी की गई थी। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम जो है वो लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो पहली गिरफ्तारी है वो मामले में वो हो चुकी है। ऐसे में प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी के जो संकेत मिले थे उसको लेकर कई लोगों पर अभी देखिए अभी भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि प्रमोद नौटियाल का नाम सबसे पहले आया था, इसलिए सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उनसे पूछताछ कर जो अन्य जो संदिग्ध लोग हैं उन पर भी अब जल्द ही कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और उसके साथ ही अभी जो बीकेटीसी से जुड़े हुए जो चाहे बैंक खाते हो, चाहे दस्तावेज हो या अन्य जो वित्तीय लेनदेन हुआ है, इसकी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। एसआईटी भी लगातार लगी हुई है, जांच समिति का भी क्योंकि गठन किया गया था। ये जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये कोशिश फिलहाल की गई है। और क्योंकि जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि कहा जाता है कि जब वहां पर जो चंदे की जो काउंटिंग होती है वो पुलिस की निगरानी के बीच में होती है, कई बार वहां पुलिस प्रशासन के लोग भी होते हैं, सीसीटीवी कैमराज वहां पर जरूर होते हैं। तो ऐसे में अब जो ये मामला सामने आया था, इसके बाद जो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस थे उनको पुलिस ने खंगाला है और उसमें देखा गया कि 25 जून को सीसीटीवी में दिखा है कि जो आरोपी है उसने कई सारी नोटों की गड्डी जो है वो उठाई और वो साफ सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। जिसके बाद अब आंतरिक जो जांच रिपोर्ट है, अभी बताया जा रहा है कि वो भी बीकेटीसी के सीईओ जो है उनको सौंप दी गई है। उसमें भी कई सारे लोगों के नाम जो है भी और जुड़ सकते हैं। ऐसे में इस अवधि में 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई को गणना की गई थी और जांच टीम ने इन तीनों दिनों के सीसीटीवी फुटेज जो है अपने कब्जे में लेकर इसको लगातार देख रही है। अभी फिलहाल क्योंकि प्रमोद नौटियाल सबसे ज्यादा संदिग्ध के घेरे में थे, उन पर आरोप लगे थे और उनको लोगों ने देखा भी था। अब सीसीटीवी से भी ये प्रूफ हो चुका है कि हाँ, उन्होंने कई सारी गड्डियां जो है नोटों के अपने साथ लेकर वहां से बिल्कुल शुभांगी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये मामला आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है।
देखना होगा कहां तक जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में दान चोरी के मामले के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आने से सियासत गर्मा गई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू होने जा रही है और आरोपी कर्मचारी की तलाश जारी है। वहीं चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर बवाल, भगवान के चढ़ावे पर किसका खेल, आस्था पर दाग या सियासत का दाम। अयोध्या और बद्रीनाथ धाम देश के दो बड़े धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों धार्मिक स्थलों की खूब चर्चा हो रही है और ये चर्चा किसी भव्यता या विकास कार्य की नहीं बल्कि दान चोरी की है। इन दोनों ही स्थलों पर काम करने वालों ने ऐसी हेराफेरी की है कि मामला जांच का विषय बन गया है। एक के केस में तो गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और दूसरे वाले केस में अभी तक पहली एफआईआर दर्ज हुई है और जांच जारी है। अयोध्या दान चोरी के बाद बद्रीनाथ चंदा चोरी का मामला सामने आया है। बद्रीनाथ धाम का मामला दान में हेराफेरी और चोरी से जुड़ा हुआ है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे वाले पैसों को चुराने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने कड़ी जांच बैठा दी है। भैरव सेना नाम के संगठन ने आरोप लगाया था कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान दान की रकम में हेराफेरी हुई है। मामला सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि मंदिर समिति के कार्यालय के कई लैपटॉप भी गायब हैं। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में शासन स्तर से गठित समिति सदस्यों की जल्द बैठक होगी। इसके बाद विधिवत जांच शुरू की जाएगी। इसमें ये जो श्री बद्रीनाथ धाम के संबंध में जो कथित दान के संबंध में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, उसमें शासन द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। उसमें मुझे गढ़वाल को रखा गया है और अध्यक्ष के रूप में, और 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। एक जो है MD NHM जो हैं श्री संदीप तिवारी जी हैं और दूसरे वित्त सेवा के अधिकारी हैं श्री जगत सिंह चौहान जी। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी है जो इस प्रकरण के संबंध में जांच करेगी और आगे व्यवस्था को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे पारदर्शी और विवाद रहित रखा जाए, उसके लिए सुझाव मांगे गए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल का अब तक पता नहीं चल पाया है। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। निलंबन के बाद उन्हें जोशी मठ स्थित BKTC ऑफिस से अटैच किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर उत्तराखंड सरकार फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री धामी साफ कह चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सूबे में सियासी पारा चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी मांगने की डिमांड कर दी। जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर BKTC के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे। उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीज़ों का पर्दाफाश हो गया और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा, ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को बाकायदा पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। कांग्रेस के बड़े से बड़े सूरमा बाहर आए और सरकार पर सियासी तीर छोड़ा। बद्रीनाथ को नहीं छोड़ रहे, केदारनाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, रामलला का गले के हार से लेके खड़ाऊं तक गायब हो गई, लोगों का चढ़ाया हुआ चंदा गायब हो गया। और मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि हमारे जो शंकराचार्य उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा गौ मांस बेचने वाला देश आज भारत हो गया है, दूसरे नंबर पर आ गया। अभी देखिए, जैसे राम मंदिर में जांच हो रही है,
राम मंदिर में जांच का मैं सोचा SIT जांच है, उत्तर प्रदेश के पुलिस में जो असली चंदा चोर है वो तब जांच के दायरे में भी नहीं आए, चंपत राय जांच के दायरे में नहीं आए। इसी तरह अगर आप देखोगे तो केदारनाथ में भी ये बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जिस तरह के संकेत है वहाँ के पंडा समाज ने जिस तरह का खुल के अपने उसमें उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ में भी चोरी हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए FIR तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा कि चंदा चोरी के तार कहां तक जुड़े हैं। लेकिन चूंकि कुछ महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सियासी बांट छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर देहरादून से, जहां बानियावाला से ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 743 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 4 और 6 लेन हाईवे के लिए करीब 3000 पेड़ों का काटा जाना है। सरकार जहां इसे ट्रैफिक जाम से मुक्ति और विकास का मॉडल बता रही है, तो वहीं स्थानीय जनता और सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो पेड़ों की कटान को लेकर जनता का गुस्सा फूट चुका है, सुनिए जरा। और वो हमारा तो यही कहना है कि ये बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल भी जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। 3000 से 4000 पेड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है। यूरोप में भी आप देख ही रहोगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और हम जो इंडिया है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है। क्लाइमेट चेंज वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या यहाँ पे? अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना वो नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को भी हमें एक मेन मुद्दा लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज जो इन्वायरमेंट है वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी होना चाहिए। हम अभी शॉर्ट टर्म ग्रोथ देख रहे हैं कि 5 साल 10 ईयर्स इसमें के लिए क्या होगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच, बिकॉज ये सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं है, एनिमल्स की भी जगह है, राइट। इतने पेड़ कट रहे हैं तो उससे एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी बारी हाथी रास्ते में आ जाते हैं, इतनी बारी इतने हादसे होते हैं, राइट। व्हाई इज इट? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। एंड इट इज आवर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करें, नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब विकास होता है तो कुछ सहना भी पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पेड़ों की कटान की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है और पर्यटन को भी देखना है, पर्यटकों को भी बढ़ावा देना है, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है। किंतु उसकी जगह पे चौगुने पेड़ लगाए जाएंगे और जो ऐसा पेड़ होगा जिसको हम रोपित कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट भी करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। एनएच की जब हम बात करते हैं उसमें बड़ी संख्या में जो है लगभग 3000 कह रहे हैं शायद संभवतः पेड़ जो है उसका कटान हो रहा है। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो 3 मोड़ हैं वहाँ पर सड़क को चौड़ा करना चाहिए था, जिससे कम से कम पेड़ जो है उसकी जद में आते। लेकिन आज जिस तरीके से हर चीज़ के निर्माण के लिए पेड़ों की बलि चढ़ रही है, उससे उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का पर्यावरण जो है। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, लेकिन गर्मी बहुत है कहकर बैठे हैं उसकी छाव में। दरअसल ये पंक्तियां इसीलिए अभी सही लग रही हैं क्योंकि जो चौड़ीकरण हो रहा है ऋषिकेश और देहरादून के बीच जो जगह है वहाँ पर पर्यावरणविद, वहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो लगातार इन जंगलों में पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये 7 मोड़ क्षेत्र है जहाँ पर 3000 पेड़ों का कटान होना है। और ऐसे में पर्यावरण जो प्रेमी हैं, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई अगर आप पेड़ काट देंगे तो आपको कैसे वो सुविधाएं मिलेंगी, वो जो नेचर आपको दे रहा है वो आपको कैसे मिलेगा, और 3000 पेड़ के कटान से बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये जो बड़े स्तर पर जो भीड़ आप अभी देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार कह रही है कि कनेक्टिविटी को जोर जरूर मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको मैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आप पेड़ पर ये चुन्नी बांधी गई है, ये
लोगों का प्रेम है इन पेड़ों के प्रति, ये लोगों का प्रेम है इस पर्यावरण के प्रति कि वो चाहते हैं कि जो पेड़ हैं ये संरक्षित रहें, इनको काटा ना जाए, और इसीलिए चुन्नी बांधकर एक संदेश दे रहे हैं। ऐसे में जो सरकार का कहना है, उनका ही कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये जो पेड़ कटान होगा इसके बाद पेड़ों को अन्य जगहों पर जो है प्रतिरोपित किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर मजबूत होगी देहरादून से, चाहे वो जौलीग्रांट से ऋषिकेश के लिए हो, और बीच में जितना भी दबाव लगातार ट्रैफिक का बढ़ रहा है उससे निजात मिलेगा। चार धाम के लिए जो यात्री आएंगे उनके समय की बचत होगी, और ये वो जंगल है, ये वो क्षेत्र है, सातमूड़ का क्षेत्र है जहां पर हर रोज ये जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो पहुंच रहे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि आप इन पेड़ों को ना काटें क्योंकि इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो पाएगा। पहले देखिए आपको पोस्टर दिखाऊंगी, फर्स्ट से है सिदारा, देन थानो एंड नाउ 7 मूड ऑफ ऋषिकेश, यानी कि जो 7 मूड है ऋषिकेश का, यहाँ पर पहले से सिदारा में कटान हुआ, फिर थानों में कटान हुआ, उसके बाद अब 7 मूड पर कटान हो रहा है। लेकिन इनका ये आरोप है कि ये कहा जरूर जाता है कि इसके बाद हम जो अन्य पेड़ है इसकी जगह पर लगाएंगे, लेकिन वो कहीं पर होता हुआ नजर नहीं आता है, और ये बेमतलब पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। ये विरोध अभी जारी रहने वाला है, देखना होगा आने वाले समय में कि इनके इस विरोध के बाद क्या इस पर कुछ असर पड़ता है, क्या इस कटान को रोका जाता है। हालांकि प्रशासन ये साफ कर चुका है कि वो पूरे जो चाहे वो यहाँ पर रह रहे वन्य जीव हो या फिर जो यात्रियों की समस्याएं हो रही है उसको देखते हुए ये बड़ा निर्णय जो है लिया गया, और आने वाले समय में लोगों को इसका वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब ये चौड़ीकरण होगा तो इससे बड़ा लाभ जो है यहाँ की जनता को भी मिलेगा, जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको भी मिलेगा, और विशेष कॉरिडोर यहाँ पर जो है वो वन्य जीवों के लिए भी बनाया जाएगा ताकि जो अभी तक जो वन्य जीवों की मृत्यु हुई है उससे भी निजात मिल पाए। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। देहरादून ऋषिकेश के बीच 7 मोड़ क्षेत्र में 3000 पेड़ों का कटान हो रहा है, और इसको लेकर अब देखने को मिल रहा है कि स्थानीय लोग और पर्यावरण जो प्रेमी हैं उनमें आक्रोश है, और इसीलिए अब जिस एरिया में ये जिस क्षेत्र में ये पेड़ कटान हो रहा है वहां पर आप देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें हर रोज देखने को मिल रही है, जहां पर जो पर्यावरण प्रेमी है, कई एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सभी यहाँ पर आकर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेड़ों का कटान किया जा रहा है, पेड़ों की बलि दी जा रही है, और अगर 1-2 पेड़ होते तो समझा जाता, लेकिन यहाँ पर पूरे 3000 पेड़ों का कटान होना है, जिसके विरोध में ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि वो अपने जो है, चाहे वो गाना गाकर हो, चाहे वो एक बड़ा संदेश दे, वो एक कोशिश कर रहे हैं एक संदेश पहुंचाने की, और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि मौजूद है, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? 3000 पेड़ों का बहुत शर्मनाक बात है हमारे उत्तराखंड के लिए। एक तरफ पर्यावरण के करते हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। 7 मोड़ जैसी खूबसूरत जंगल को ये एक कंक्रीट जंगल बनाने की तैयारी, बहुत शर्म की बात है इन लोगों को। सरकार तो कह रही है कि हम विकास के लिए कर रहे हैं, विकास होगा, जान से निजात। विकास नहीं है, विनाश है। आप विनाश को देख रहे हो, हम ग्रीन सेंस ले रहे हैं, भारी गाड़ियों से। पर्यटक केवल यही देखने आता है, यहाँ की हरी भरी वादियों को देखने के लिए। काट दोगे यहाँ के जंगल के जो जानवर वो कहाँ जाएंगे? इंसान खुद जानवर होता जा रहा है, जानवरों के उनके जंगलों में खुद घुस रहा है, इंसान खुद जानवर होता जा रहा है। मैं बचपन से इस रास्ते से जाता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में ट्रैफिक नहीं देखा यहाँ पे, एंड ना ही जितने भी लोग यहाँ पर आए इन्होंने कभी यहाँ पे ये समस्या फेस करी होगी। न जाने सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ रही है। ये एरिया एक बहुत सेंसिटिव है वाइल्ड लाइफ के नज़रिए से भी। अगर आप देखिए यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहते हैं, एलिफेंट वगैरह, आपके लेपर्ड वगैरह, हिरन वगैरह रहते हैं। उसके बावजूद भी न जाने EIA किसने करा है, इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट सर्वे जिसने करा है, कि उन्होंने क्या रिपोर्ट आगे सबमिट करी है कि इसको एक ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन करिए। तो दिस इज़ वेरी डिसहार्डनिंग एंड बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि हमें लड़ना पड़ रहा है अपने जंगलों को बचाने के लिए, जो एक मूल स्रोत है हमारे जीवन का। और एक क्लाइमेट जो चेंज है, गवर्नमेंट को अभी तक जाग नहीं रही है। हमारे भारत में, अब उत्तराखंड में भी यही चीज़ है कि नहीं जागरूक है इसके प्रति। आप देख रहे हैं साल दर साल किस तरह से मौसम का एक सही तरीके से नहीं चल रहा है, कभी भी बरसात हो जा रही है। पिछले कुछ सालों में बादल फटना बहुत कॉमन हो गया देहरादून में। तो सरकार को ये चीज़ बहुत गौर से देखनी पड़ेगी कि ये जो जंगल है यही हमारा स्रोत है जीवन का, इन्हीं से हमें पानी मिलता है, ये हमारे साफ़ हवा का स्रोत भी है, ये हमारी बारिश का स्रोत भी है। तो इनको बचाने के लिए हम सब यहाँ पर आए। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।